students, welcome to Convent English High School. Today we will discuss Kirchhoff rules and Wheatstone bridge circuit. ठीक है, तो किर्चॉफ रूल को हम समझे उसके पहले हमें तीन फंडा क्लियर होना चाहिए कि वो तीन फंडा क्या है. फर्स्ट, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग ओम्स लॉ. कोई भी सिंपल सर्किट होती है तो उससे मुझे एनालाइज करना हो तो हम उसे ओम्स लॉ के रूल से एनालाइज कर सकते हैं. But when number of the resistor, capacitors, inductors and cell are connected in a complex way, then Ohm's rule is not sufficient. लेकिन जब ज्यादा मात्रा में कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, सेल सब कनेक्ट किए जाते हैं उस टाइम पे ओम्स लॉ काम नहीं करता है. तो इन दिस कंडीशन किर्चॉफ लॉज आर यूजफुल. तो इस टाइप के कंडीशन में हमें किर्चॉफ लॉ यूज होता है. तो पता चल गया किर्चॉफ लॉ क्यों देखना है. जब हमारे पास में ओम्स लॉ है तो हम किर्चॉफ लॉ क्यों देख रहे हैं, तो ये रीजन है कि हमने क्यों किर्चॉफ लॉ देखना है. उसके बाद में सेकंड है जंक्शन. अब जंक्शन वर्ड आपको बार बार आएगा, जंक्शन आएगा, लूप आएगा, तो हमें देखना है जंक्शन और लूप है क्या. तो जंक्शन इन अ नेटवर्क पॉइंट एट विच टू और मोर कंडक्टर मीट. तो ऐसा पॉइंट नेटवर्क के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो और दो से ज्यादा कंडक्टर क्या करते हो, मिलते हो. जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे से एक कंडक्टर आ रहा है, यहाँ पे से एक कंडक्टर आ रहा है और यहाँ से भी कंडक्टर आ रहा है. तो यहाँ पे तीन कंडक्टर क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे जंक्शन. ओके. फिर नेक्स्ट लूप, ए क्लोज पाथ कंप्रेसिंग ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉल्ड लूप. जो सारे कंपोनेंट्स है उसका कंप्रेसिंग क्लोज पाथ यानी कि बंद रास्ता, बंद पाथ मिलेगा तो उसे हम कहेंगे लूप. जैसे कि हम यहाँ पे एक सर्किट देखते हैं, इसमें लगा दिया है रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे है वोल्ट मीटर, फिर यहाँ पे है बैटरी, ठीक है. तो ये जो है वो कैसा है, बंद है, कहीं भी आपको ओपन दिख रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा क्लोज लूप. ओके, चलो, तो ये क्लोज लूप की बात होगी, जंक्शन की बात होगी और क्यों हमने किर्चॉफ लॉ यूज करना है वो देख लिया. अब हम देखते हैं किर्चॉफ का फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ क्या है, तो एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन. तो क्या कह रहे हैं, कोई भी जंक्शन पे कितने करंट एंटर हो रहे उनका सम इज इक्वल टू जितने करंट लीव हो रहे उनके जितना ही होता है. यानी कि समझो कि यहाँ पे ये I1 है और ये I2 है, ये दो करंट क्या हो रहे, एंटर हो रहे, लेकिन ये जो I3 है ना वो हम सपोज कर ले रहे कि ये क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है. तो यहाँ पे एंटर होने वाले कितने हैं, I1 और I2, बाहर जाने वाले कितने, एग्जिट कितने मार रहा है, I3. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल में होते हैं. ये हमारा किर्चॉफ का लॉ, ठीक है, कि जितने करंट एंटर होते हैं और जितने करंट बाहर जाते हैं दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे लिखा है सपोज करंट कमिंग आउट ऑफ अ सर्किट इज I1 एंड I2. सपोज के सर्किट में I1 और I2 करंट एंटर हो रहे हैं एंड करंट कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन इज I3, और फिर वो I3 करंट वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है. सो फ्रॉम किर्चॉफ लॉ वी कैन राइट I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2. I1 I2 एंटरिंग वाले हैं और I3 एग्जिट मारने वाला है, लेकिन दोनों होंगे तो कैसे, इक्वल होंगे. ओके, तो ये था किर्चॉफ का फर्स्ट लॉ. अब यहाँ पे हमें किर्चॉफ वोल्टेज लॉ के टू रूल्स देखने हैं. ये दो रूल्स ऐसे हैं कि अगर आपने ये दो रूल्स समझ लिए तो आप किर्चॉफ के वोल्टेज लॉ का यूज करके कोई भी सर्किट का सॉल्यूशन ला सकते हो. ठीक है, तो वो सर्किट का सॉल्यूशन कैसे लाना है वो तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन आज हम देखेंगे उसके दो रूल्स कौन से. तो किर्चॉफ वोल्टेज रूल्स, रूल नंबर 1, इफ डायरेक्शन ऑफ अ मोशन करंट इज द सेम टू अवर डायरेक्शन. क्या कह रहे हैं, जो करंट मूव हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन से सेम हो, देन इज कंसिडर एज अ नेगेटिव. तो उसको हमें क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव कंसिडर करना है. एंड करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन देन पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर इज अ पॉजिटिव. लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन से अपोजिट हो तो उसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. तो वापस से, अगर करंट हमारी डायरेक्शन में आ रहा है तो वो हो जाएगा नेगेटिव, और करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो होगा पॉजिटिव. ठीक है, तो करंट के लिए हमारा था रूल नंबर 1. अब देखेंगे हम रूल नंबर 2, व्हेन वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. अगर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं देन EMF इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव. तो जो बैटरी का EMF है वो हमें पॉजिटिव लेना है. वापिस से, अगर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं तो EMF हमें कंसिडर करना है पॉजिटिव, और उससे अपोजिट. और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हो तो उसे हमें कंसिडर करना है नेगेटिव. तो EMF हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव.
तो ये रूल था ईएमएफ के लिए। तो फर्स्ट रूल है करंट के लिए और सेकंड रूल है ईएमएफ के लिए। तो चलो करंट का क्या था, अगर करंट हमारी डायरेक्शन में है तो उसे हम लेंगे नेगेटिव, अगर करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे हम लेंगे पॉजिटिव। सेकंड ईएमएफ, अगर बैटरी का नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो ईएमएफ होगा पॉजिटिव, और अगर बैटरी का पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ होगा नेगेटिव। तो आपको ये दो चीजें याद रखना है, तो उससे आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हो। ओके, ब्रिज क्वेश्चन इज व्हाट इज अ व्हिटन ब्रिज एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। व्हिटन ब्रिज क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है, और फिर हम वो देखेंगे उसका न्यूमेरिकल। तो व्हिटन ब्रिज इज अ स्पेशल नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स एंड अ बैटरी कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर बिलो। तो जिस तरह से आपको फिगर में दिख रहा है, व्हिटन ब्रिज क्या है, तो व्हिटन ब्रिज 4 रेजिस्टर और बैटरी से बना हुआ एक सर्किट है, जो कि आपको कहाँ दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे R1, R2, R3, R4 4 रजिस्टर कनेक्टेड है, और यहाँ ये दोनों रजिस्टर पॉइंट ए और पॉइंट सी से कनेक्टेड है, और पॉइंट ए और सी कनेक्टेड है बैटरी से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फिगर लर्न कर लेनी है। फिगर को हम याद रखेंगे, पॉइंट ए और सी है, पॉइंट ए और सी, और यहाँ पे है बी और डी। अब पॉइंट ए और सी किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, और पॉइंट बी और डी किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और इसके 4 रजिस्टर है, R1, R2, R3, R4। ओके, अब यहाँ पे देखना है नीचे क्या लिखा है, 4 resistor R1, R2, R3 and R4 are connected with the battery as shown in the figure। हमने देख लिया वो, तो ठीक है कि R1, R2, R3, R4 बैटरी से कनेक्टेड है। फिर उसके आगे बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, बैटरी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, सो कोल्ड बैटरी आर्म। तो ए और सी को हम क्या बोल सकते हैं, बैटरी आर्म्स बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी, और बी और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर आर्म। ठीक है, तो वापस से व्हिटन ब्रिज स्पेशल नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर एंड बैटरी which is shown in figure number 1, या तो which is shown in the below figure। okay, फिर R1, R2, R3 and R4 are the 4 रजिस्टर कनेक्टेड विथ B3। ऊपर हमने सिर्फ 4 रजिस्टर बोला था, नीचे हमने उनके नाम इंडिकेट किए कि कौन से रजिस्टर, R1, R2, R3 एंड R4। ओके, अब उसके बाद में हमने डिसाइड करना है कि किसे क्या कहना है। तो ए और सी कनेक्टेड बैटरी से है तो उसे हम कहेंगे बैटरी आर्म, और बी और डी कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर है तो उसे हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर आर्म। ओके, Consider battery is to be ideal and current flowing in resistor R1, R2, R3 and R4 be I1, I2, I3 and I4 respectively। मीन्स कि क्या कह रहे हैं, R1, R2, R3, R4 के अंदर करंट फ्लो हो रहा है जो कि है I1, I2, I3 एंड I4, जो कि हमने फिगर में देखा है। ठीक है, अब आगे देखो, करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू ऑल 4 रजिस्टर एंड गैल्वेनोमीटर। जो करंट है वो 4 रजिस्टर में तो फ्लो होता ही है और साथ में गैल्वेनोमीटर में भी फ्लो हो रहा है। अब इन अ स्पेशल कंडीशन व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज अ 0। अब आपको क्या एक स्पेशल कंडीशन रखी हुई है कि जब करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होता है तब वो 0 हो, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, IG इज इक्वल टू 0। क्या है, इन अ स्पेशल कंडीशन व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। जब करंट गैल्वेनोमीटर में से पास हो रहा हो और वो 0 हो तो हम लिखेंगे IG गैल्वेनोमीटर करंट। ठीक है, तो IG इज इक्वल टू 0। नाउ इन अ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटन ब्रिज, ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपको ध्यान देना है, क्या रखना है, इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटन ब्रिज I1 इज इक्वल टू I3 एंड I2 इज इक्वल टू I4। क्या याद रखना है, I1 इज इक्वल टू I3 एंड I2 इज इक्वल टू I4। अब नाउ यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ फॉर द लूप ADBA। अब किरचॉफ के सेकेंड लॉ का हम यूज करेंगे कौन से लूप के लिए, ADBA। ADBA आप आगे टर्न करना देखोगे तो उसमें हमें मिलेगा करंट हमारी साथ की डायरेक्शन में आ रहा है, हमारे साथ में ही है, तो हम लगाएंगे -I1 R1। फिर क्या होगा, तो फिर की 0 है, गैल्वेनोमीटर क्या है, 0 है, तो वो हो जाएगा 0। और फिर आगे देखेंगे करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसके लिए हो जाएगा I2 R2 और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी EMF नहीं है तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये जो -I1 R1 है उसको मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, प्लस। तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये तो हमने ADBA के लिए देखा। उसी तरह से हम दूसरे लूप है उसके लिए देखेंगे, फॉर सिमिलरली लूप CBDC। क्या लिखना है, CBDC।
लूप लिखने में याद रखना है, ध्यान रखना है, अगर आपने लूप गलत लिखा है और आप ये अलग चीजें ले रहे हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। CBDC लिखा है तो CBDC ही डायरेक्शन देखना है। ओके, तो चलो C से लेके B पे जाएंगे तो हमें मिल रहा है करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो कैसे लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे। हाँ, तो I4R4, फिर आ रहा है गैलोनोमीटर, गैलोनोमीटर का करंट हमने 0 कंसिडर किया है, ये हो जाएगा 0। फिर सामने दिख रहा है कि वो हमारे साथ में ही चल रहा है करंट, तो आएगा -I3R3 इज इक्वल टू 0। ये करते टाइम अभी तो हमारी फिगर आगे की साइड है, आप ये लिखोगे या तो करोगे तो फिगर को आपके पास बना के रखना है तो ताकि ज्यादा समझ में आए। ठीक है, अब ये जो -I3R3 है उससे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको देखना है I3 की जगह पे हम लगाएंगे I1। क्यों, ऊपर हमने कंडीशन लिखी I1 इज इक्वल टू I3 है, तो यहाँ पे जो I3 आया है ये इसकी जगह पे हम लगाएंगे I1, और ये जो I4 आया है उसकी जगह पे लगाएंगे हम I2। सो हमारा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन वो कैसा बन जाएगा, I2R4, ये हो जाएगा I2R4, फिर -I1R3, ये क्या हो जाएगा, -I1R3 इज इक्वल टू 0। -I1R3 है इक्वल टू कुछ साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा I1R3 इज इक्वल टू I2R4। दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो I1 कट और I2 कट, दोनों को मैंने क्या किया, कंपेयर किया, I1 कट, I2 कट, तो क्या बचा, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। क्या मिला हमें, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। तो ये हमारा व्हिटन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे तो I1 कट, I2 कट, तो क्या बचेगा, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। ओके, तो ये हमारा मेन, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या बनाया, बॉक्स बनाया। आपको भी यही लर्न करना है, और अगर इसमें कुछ चेंज लाना हो तो R3 ऊपर चला जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा, तो मुझे कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, और फिर और अगर चेंजेस करने हो तो R2 ऊपर, R1 नीचे, R4 ऊपर, R3 नीचे, तो मुझे कुछ इस टाइप का फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन अगर आप तीनों लर्न करने जाओगे तो कंफ्यूज होगे, बेटर है आपको ये फर्स्ट वाला ही लर्न करना है, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। Okay, so this equation represent principle of a Wheaton bridge, which is condition for balance of Wheaton bridge। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको किसका दिख रहा है, व्हिटन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला है। ओके, तो आपको ये लर्न करना है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3.8। अब ये जो एग्जाम्पल 3.8 है वो हम किरचॉफ के जो फर्स्ट एंड सेकंड रूल लिया था, जो हमने अभी आगे पढ़ा, फर्स्ट और सेकंड रूल, उसी को यूज करके हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल 3.8 क्या है, द 4 आर्म्स ऑफ व्हिटन ब्रिज फिगर हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अभी हमने आगे रूल्स भी देखे और व्हिटन ब्रिज भी देखा, तो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे व्हिटन ब्रिज दिख रहा है जिसमें AB इज इक्वल टू क्या है, 100 ओम, BC इज इक्वल टू 10 ओम, CD इज इक्वल टू 5 ओम एंड DA इज इक्वल टू 60 ओम। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द IG, और आपको फाइंड करना है IG यानी कि करंट ऑफ द गैलोनोमीटर, वो आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको देखना है, फिगर पहले हम अच्छे से समझ लेंगे। A और B के बीच में करंट है I1, और यहाँ पे ये 100 ओम। ठीक है, फिर B और C के बीच में है I1 माइनस IG, करंट कितना है, I1 माइनस IG, और यहाँ पे है ये 10 ओम। C और D में है 5 ओम, करंट है I2 प्लस IG। ओके, और फिर यहाँ पे D और A के बीच में करंट है I2 और ओम यानी कि रेजिस्टेंस है 60 ओम। ठीक है, और फिर A और C कनेक्टेड है बैटरी से, जो कि कितना है, EMF 10 वोल्ट। तो बैटरी का EMF कितना है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट उसका EMF है, और हमें फाइंड करना है IG। अब इसमें हम ओम्स लॉ तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो हमें क्या यूज करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, तो अब इसमें हम 3 लूप बना लेंगे, एक ये फर्स्ट लूप, सेकेंड ये वाला लूप, और ये जो थर्ड जो नीचे है वो लूप, ये 3 लूप बनाएंगे। ठीक है, अब लूप का हम नाम दे देंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, अप्लाइंग लूप रूल फॉर क्लोज्ड लूप BADB। किसकी बात करेंगे, BADB, यानी कि B से लेके A से लेके D और D से लेके B। ये जो ट्रायंगल बनेगा वो हमारा लूप 1 होगा।
ठीक है। फिर ये जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा वो हमारा लूप 2 होगा, और फिर ये जो नीचे से ऐसे करके ऐसे जो बनेगा वो हमारा लूप 3 होगा, ठीक है। तो पहले हम लूप 1 की बात करते हैं, लूप BADB। अब BADB में क्या करना है, बी से लेके ए जाना है। चलो बी से लेके ए जाते हैं, तो ये जो करंट है वो कैसा है, मेरी अपोजिट डायरेक्शन में है। ये मैं क्या कर रही हूँ, बी से लेके ए पर गई, ठीक है। तो ये जो करंट I1 है, मैं ऐसे जा रही हूँ ऐसे, लेकिन वो करंट कैसे आ रहा है, ऐसे, तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में तो करंट कैसे लेना है, पॉजिटिव, याद आया, हाँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100I1, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी फिर करंट की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100I1। ओके, चलो ए से लेके बी से लेके ए कंप्लीट। अब ए से लेके कहाँ आना है, डी आना है। तो अब करंट कैसा है, मेरी डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे दिख रहा है I2 की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये करंट कैसा है, मेरी डायरेक्शन में है, तो वो मेरे साथ में होगा, तो करंट लेंगे माइनस, तो -60I2। तो ये हमने लिख दिया -60I2। फिर जाना है डी से लेके बी, तो डी से लेके बी में क्या आ रहा है, IG आ रहा है, और कितना ओम है, 15 ओम है। और कैसे है, तो देखो ये रहा डायरेक्शन मेरी अपोजिट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15IG = 0, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी EMF नहीं है। EMF होता तो हम उसको यहाँ पे रखते, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे एरो नहीं दिख रहे हो तो आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके उसमें एग्जाम्पल 3.1 फिगर देख के समझ सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हुई एक लूप की बात, जिसका इक्वेशन में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन सब में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो कि इन सब में से 5 कॉमन निकल रहा है, तो 5 कॉमन निकालेंगे तो हमें कुछ इतना मिलेगा। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब बात करेंगे दूसरे लूप की, तो वो दूसरा लूप होगा BCDB। जिस तरह से BADB की बात की थी उसी तरह से सेम BCDB की बात करेंगे। अब B से लेके C, तो ये क्या हो रहा है, करंट मेरी डायरेक्शन में आ रहा है ये, हाँ, तो माइनस, तो -10 और I1 - IG, तो -10 I1 - IG। फिर C से लेके D, तो अगेन ये क्या कर रहा है, ये तो मेरी अपोजिट में आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है और मैं ऐसे जा रही हूँ, तो ऐसे ही अपोजिट में हुआ, तो आ जाएगा +I2 IG। ध्यान रखना है, करंट मेरे साथ में जा रहा है तो माइनस में, अगर मेरे अपोजिट में आ रहा है तो प्लस में, ओके। तो 5I2 + IG, और उसके बाद में हम D से B यानी कि 15IG, मेरे अपोजिट में डायरेक्शन में, तो +15IG = 0। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 × I1 -10I1, 10 × I2 10IG, अरे 10 × IG 10IG, पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 × I2 5I2, 5 × IG 5IG, और 15IG। अब हम देखेंगे I1 कितना है हमारे पास में, तो यही है सिर्फ -10 I1। फिर और I2 कितना है, तो एक यही I2 है, तो लिख दो 5I2। IG कितने, 10 5 15, तो 10 and 5 15, 15 और 15 30, तो 30IG = 0। अब हम देखेंगे इन सब में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो इसमें से देखेंगे तो कॉमन निकल रहा है -5, तो -5 कॉमन निकालोगे तो आपको बचेगा यहाँ पे 2I1, फिर यहाँ पे होगा -I2, और यहाँ पे रहेगा -6IG = 0। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो लूप हमने 1 ये सॉल्व किया और लूप 2 हमने ये सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे लूप 3 के लिए, तो जो है ADCEA, यानी कि यहाँ पे देखो ADC, फिर ये यूं करके यूं, ये जो E किसका लिखा है, EMF है, इसलिए उसकी जगह पे E गिना हुआ है, और E से लेके A, तो आप इससे ADC, C से लेके E और E से लेके A, तो हम बोलेंगे क्लोज लूप ADCEA। चलो, ए से लेके डी पे जाना है, तो करंट मेरे को ऐसे जाना है यूं, तो करंट मेरे ही साथ आ रहा है, तो हाँ, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो +60 करंट मेरे साथ में है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, तो लिखेंगे -60I2। ओके, चलो अभी भी ये कहा मेरे डायरेक्शन में है, तो -5I2 + IG, तो ये लिखा -5I2 + IG। चलो यहाँ से निकले, अब ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, यहाँ से यूं यूं, फिर यूं आना है, तो अब यहाँ पे ये आ रहा है EMF, तो कौन सा टर्मिनल आ रहा है बैटरी का, माइनस, तो माइनस आएगा तो हम कैसा लेंगे, प्लस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी +10, लेकिन ये जो +10 मैं यहाँ पे लिखूंगी वो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, -10, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है -10। ओके, फिर वापिस से यहाँ से यूं चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब 16 -60I2 एज इट इज, 5 × I2 5I2, 5 × IG -5IG, और -10 एज इट इज। ये -10 इधर आता तो कैसा रहता, प्लस, ये माइनस टर्मिनल है तो हम लिखेंगे +10 यहाँ पे, लेकिन वो इधर चला गया तो हो गया माइनस, फिर ये एज इट इज नीचे उतार दिया -10। ओके, अब
I2 और I2 60 एंड 5 65, तो माइनस माइनस प्लस 65 हुआ, और निशानी बड़े वाले की, तो माइनस 65I2 एंड माइनस 5IG इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, अब इन सब में से क्या कॉमन निकलेगा? ये इस ऊपर वाला जो इक्वेशन दिख रहा है हमें, ये वाला, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? -5। तो फिर आपको यहाँ पे क्या बचेगा? 30I2, यहाँ पे ओनली IG, और यहाँ पे रहेगा 2। ओके, तो इसे दे देना इक्वेशन नंबर 3। बस ये जो है ना, ये काम टफ रहता है, इतना आपको फिगर के ऊपर से देख के करना होता है। करंट मेरे डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, ईएमएफ का नेगेटिव टर्मिनल आएगा तो हम लेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव, और फिर इक्वेशन सॉल्व करके इक्वेशन लाने हैं। अब ध्यान आपको यहाँ पे रखना है कि 1 2 3 तीन इक्वेशन को कुछ इस तरह से करना है कि आपको IG की वैल्यू मिले। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे ना, तो आपको दिखेगा I1 I1, I2 I2, IG IG, यानी कि इसमें सेम सेम एलिमेंट्स है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो I2 और IG ही है, I1 नहीं है। तो आप कुछ सोचोगे कि यहाँ पे 1 और 2 में कुछ ऐसा करूँ कि यहाँ पे से मुझे कुछ मिले, I1 या तो I2 की वैल्यू मिले। तो क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 2I1 है मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 20I1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 2 है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। चलो, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 10, सो वी गेट, अब इक्वेशन नंबर 2 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 20I1 माइनस 10I2 माइनस 60IG इज इक्वल टू 0। अब इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमने इसको क्या कर दे, 20I1 बना दिया। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में भी 20I1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 4 आया है उससे 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो आप 10th में सीख गए हो, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि आगे लिखा हुआ है 20I1 माइनस 12I2 प्लस 3IG। इसमें से मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी माइनस 20I1 माइनस 10I2 माइनस 60IG इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, ख्याल आ रहा है कि नहीं? क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें से मुझे ये इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करना है। अब माइनस करने से मुझे क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे हम कोई को भी माइनस करते हैं ना, तो क्या कर देते, साइन चेंज कर देते। क्या करते, साइन चेंज करते। तो ये जो प्लस थी उसको क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। फिर ये कैसा था, माइनस है तो इसे कैसा ले लेंगे, प्लस लेंगे। फिर ये माइनस है उसे क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे। पता है कि नहीं, 10th में जब आपको बोलते थे कि इसका सब्ट्रैक्ट करो तो हम साइन को क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। ये जो 20I1 वो कैसा है, यहाँ पे देखो 20I1 कैसा है, प्लस है तो मैंने ले लिया माइनस। ये जो माइनस है वो प्लस, माइनस है वो प्लस। इन शॉर्ट सब्ट्रैक्ट करने को बोले तो पहले जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो इक्वेशन लिख दो। चलो देखो मैंने ये इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। ठीक है, फिर अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर दो, कर दी साइन। चलो अब देखो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 20 गया 0, तो ये हो गया 0। अब ये क्या है, माइनस है, और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 जाएंगे आपको बचेंगे 2I2, लेकिन निशानी बड़े वाले की, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2I2। फिर प्लस और प्लस, ये ऊपर वाले साइन नहीं देखने के, हाँ, अब जो हमने नीचे अलग करके साइन चेंज किया है ना वो देखने का। तो प्लस 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 60 और 3 यानी क्या हो जाएगा, 63IG इज इक्वल टू 0। अगेन ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, फिर मैंने ये इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया जो हमने यहाँ पे लिखा है ना वो। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना हो तो साइन चेंज कर देने की, क्या करनी, साइन चेंज, और फिर जो साइन चेंज किए ना उसी को कंसिडर करना है। तो प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 जाएगा 2, निशानी बड़े वाले की। फिर ये प्लस और प्लस प्लस, तो 60 और 3 63IG। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, माइनस 10I2 प्लस 63IG इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस 2I2 वहां पे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर 2 डिवाइड में हो जाएगा तो हमें मिलेगा I2 इज इक्वल टू 63/2IG। ये जो माइनस वाला टर्म्स है वहां पे जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर I2 के साथ में 2 मल्टीप्लाई में होगा तो वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपको I2 का कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा। मैंने आपको कहा था 1 और 2 में कुछ ऐसा करो कि आपको I1 या तो I2 की वैल्यू मिल जाए, तो हमें I2 की वैल्यू मिल गई।
अभी I2 की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। 13I2 प्लस IG इक्वल टू 2। तो I2 की जगह पे मैं वैल्यू डाल दूंगी I2 की। तो 13I2 की जगह पे I2 की वैल्यू 63/2 इंटू IG प्लस IG इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं किया है, सिर्फ इधर क्या था, I2 था। ये जो लाइन लिखी है ना, लाइन की वहां पे 13I2 था, I2 की जगह पे I2 की वैल्यू डाली, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे करेंगे 63 मल्टीप्लाई बाय 13, तो मुझे मिलेगा 819 I2। और जो 2I2 है वो IG को भी मल्टीप्लाई में करेगा और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे मिलेगा 2IG और यहाँ पे 2 2 जा 4। अब 819 प्लस 2 यानी हो जाएगा 821 IG इज इक्वल टू 0। और मुझे तो क्या फाइंड करना है, IG ना, हाँ। तो 821 है वो मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड में, तो 4 के डिवाइड में हो जाएगा। तो IG इज इक्वल टू 4/821 डिवाइड करेंगे, आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा। लेकिन हमें आदत है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की, राइट। तो अभी से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 2 3, तो 3 स्टेप पीछे जा रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ सो IG इज इक्वल टू 4.87 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर। और -3 की जगह पे हम लिख सकते हैं मिली एम्पियर। ओके, तो इस तरह से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके, उसके रूल्स का यूज करके हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको प्लस माइनस का काफी ध्यान रखना होगा। अगर प्लस माइनस में मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग होगा। ओके, थैंक यू।